हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूएशन में मैं आज कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को बताने जा रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने पढ़े थे इससे पहले वाली वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बेसिकली कॉजेज़ क्या क्या है, हमने डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े थे। तो पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं बताऊँ कि किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट में क्या रीज़न होते हैं। आप चाहें तो उसको अलग अलग करके लिखिए, चाहे आप उसको जर्नल सारे एक रीज़न बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट था। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीजन होता है, किसकी वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। देखिए, इसका मेन रीजन जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था वही चीज यहां पर रिपीट हो रही है। इसका पहला रीजन और मेन रीजन यही है कि आदमी एक जॉब से दूसरी जॉब पर मूव करता है, और जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पर मूव करेंगे तो वहां टाइम लगेगा। मैंने एक जॉब से रिजाइन किया, उसके बाद मैंने दूसरा जॉब ढूंढना शुरू किया, अब मैं उस जॉब में दूसरे में चला गया। जाहिर ऐसा भी होता है कि आदमी एक ही जॉब में रहकर दूसरा जॉब ढूंढ लेता है, लेकिन उसमें भी यहाँ से रिजाइन करना और वहाँ ज्वाइन करने में कुछ टाइम ज़रूर रहता है, ठीक है। तो ये जो टाइम, अच्छा टाइम क्यों लगता है, एक वजह ये भी कि साहब दूसरा जॉब ढूंढने में टाइम क्यों लगता है, भले आप उसको पहले जॉब पर रहकर कर रहे हो या रिजाइन करके, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती। इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आने में कि वहाँ जॉब है, वहाँ अच्छी सैलरी है, इसमें टाइम लगता है। इसलिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बनता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बेसिक वजह यही होती है कि हम लोग जॉब चेंज करते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हमने करी थी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि यानी हमारे जो जॉब्स हैं वो हमारी स्किल से मिसमैच होते हैं। जो लेबर मार्केट है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं, लेबर मार्केट क्या करती है, आप जब आपको कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए, आप इंटरव्यूज़ करते हैं, क्या करते हैं आप इंटरव्यूज़ में, आप ये देखते हैं कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मुझे जिस तरह का मुझे जॉब चाहिए, क्या ये आदमी जो यहाँ पर आ रहा है ये वो स्किल्स, वो कॉम्पिटेंसीज, वो एजुकेशन, वो एक्सपीरियंस रखता है। नहीं रखता तो आप उसको हटा देंगे, दूसरे को बुलाएंगे, ठीक है। सबका इंटरव्यू करने के बाद आप यही देखते हैं कौन बेस्ट स्किल्स या परफेक्शन के साथ हमारी इस जॉब पर काम कर सकता है। और उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी होती है, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि हम नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी को या नई एक्सपीरियंसेस को नहीं सीख सकते, यानी हमें लर्निंग में और नई चीज़ें सीखने में डिफ़िकल्टी होती है। तो यानी हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो इमोबाइल है, उसमें मोबिलिटी नहीं होती। अब मैंने एक जगह से जॉब छोड़ा, अब कहीं बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, आप देखिए मैं हर वैकेंसी पे काम नहीं कर सकता। क्यों? ज़्यादा वजह होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि मैं अपने आप को फिट देखना चाहता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जो ऑक्यूपेशन है उसके अंदर मोबिलिटी नहीं है। जो काम मैंने छोड़ा है मैं वही काम चाहूँगा मुझे मिलेगा, नए काम में नहीं ले सकता। एक जोग्राफिकल इमोबिलिटी होती है, जोग्राफिकल इमोबिलिटी। आदमी जगह नहीं छोड़ना चाहता अपनी, वो जहाँ रह रहा है वहीं रहना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने शहर में रहूं, लेकिन जाहिर है आदमी को रोज़गार या उसके जॉब्स हैं उसकी वजह से उसको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ जगहों पर जाने में प्रॉब्लम आती है, सब बच्चों के स्कूल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी वहाँ अच्छी नहीं है, बहुत इंटीरियर में है, वो जाना मुश्किल होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आदमी जो है वो हर जगह जाने को हर वक्त तैयार नहीं रहता। ये एक वजह है जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी एक स्ट्रक्चर ही का है। ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एक टेक्नोलॉजी चल रही है, लेबर वहां पर काम कर रही है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो मशीन्स आ गई, जो लेबर है वो चली गई।
अब वो लेबर जो गई है वहां से, उसको आसानी से जॉब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्किल है ही नहीं इस मशीन पे काम करने के लिए। होती तो वो यही काम करता है ना। फिर जब अगर उसको अब नए जगह जाना है, नई जॉब ढूंढना है, तो उसको वो स्किल एक्वायर करनी होगी, उसको ट्रेनिंग लेनी होगी, उसको सीखना होगा। इस सब चीजों से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस का क्या मतलब है? अगर हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, जैसे कोल्ड माइंस था पहले, कोल्ड माइंस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो उस हाल में हो गया था कुछ जगहों पर कि जाहिर है कुछ कोल माइंस बंद करनी पड़ी थी। जब कुछ कोल माइंस बंद हो गई तो वो वहाँ से वर्कर निकले। अब वो किसी नए जगह पर जहाँ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, वहाँ तो वो काम नहीं कर सकते ना। इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का। ठीक है, अगला जो रीजन आता है जिसको अनएम्प्लॉयमेंट हम कैटेगरी वाइज लेके चल रहे हैं, अगला है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, बेसिकली क्लासिकल जो होता है, आप इस फिगर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारी डिमांड फॉर लेबर होती है और ये सप्लाई ऑफ लेबर होती है। ये डिमांड होती है लेबर की और ये लेबर की सप्लाई होती है। ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है कि इतनी हमें लेबर चाहिए और ये उसकी वेजेस हैं। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम जनरली काम करता है और हम यहाँ इक्विलिब्रियम पर है। ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और मार्केट इसके ऊपर काम कर रही है। स्ट्रक्चर के अंदर जो क्लासिकल जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट या रियल वेज एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ ये होता है कि गवर्नमेंट ने या लेबर यूनियंस ने प्रेशराइज किया और वेज जो है वो W1 यानी इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर वेज ले गए। ज्यादा ही टेढ़ा हो गया क्या? इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर वेज ले गए, अब W से W1 हो गया। यहां क्या होगा? अब आप यहां पर देखिए कि जाहिर है जब वेज ज्यादा होगी तो जो लोग काम नहीं कर रहे तो वो भी काम करना चाहेंगे, वो भी आ जाएंगे मार्केट के अंदर। लेबर सप्लाई 1, लेकिन हाई वेजेस के ऊपर कंपनीज जो फर्म्स हैं उनकी डिमांड तो घट जाएगी, वो इतने लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, तो डिमांड घट जाएगी L2 पे। हुआ क्या? इतने जो लोग हैं ये अनएम्प्लॉयड हैं, ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये एक क्लासिकल या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है कि अगर वेजेस इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर फिक्स कर दी जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करे या लेबर यूनियन प्रेशराइज करें कि हम हायर वेज लेंगे, तो मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है और जब मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक ये भी है कि साहब मैं खुद ही काम नहीं करना चाह रहा, मैं खुद ही काम नहीं करना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब वॉलंटरीली मैं चाह ही नहीं रहा काम करना, तो वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अच्छा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होते कहाँ है? कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। ठीक है, अब अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इतना मिल रहा है कि मेरा घर चल पा रहा है, तो मैं फिर थोड़ा सा डिस्करेज हो जाऊंगा काम करने के। क्या ज़रूरत है, इतना तो मिल रहा है, पड़े रहो, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आदमी कुछ मान ले पैसा उसके पास घर से बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब घर से मेरा मुराद ये है कि साहब उसको उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत है, उसके पास बहुत पैसा है, नहीं काम करना चाह रहा, तो एक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, आदमी काम ही नहीं करना चाहता। एक तरीके से अगर आप कहें तो जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आ सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जितने पीरियड के लिए हम अनएम्प्लॉयड होते हैं वो सारे के सारा
वॉलंटरीली होता है, डेलिबरेटली होता है, हम जानकर रिजाइन करते हैं, दूसरा ढूंढते हैं, यानी वो पीरियड जो अनएम्प्लॉयमेंट का होता है वो हमारा बेसिकली वॉलंटरी होता है। ठीक है, पांचवा जो आ जाता है वो डिमांड डेफिसिट। डिमांड डेफिसिट रीजन होता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। डिमांड डेफिसिट को आप हमने क्योंकि उसके अंदर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था तो इसको आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। इसको आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। यहां पर क्या चीज है, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि हमारी साइकिल होती है, इकोनॉमी की साइकिल चलती है। ठीक है, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए रिसेशन को थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट कर दूं, ये जो पीरियड होता है ये रिसेशन का होता है। इस जगह पर हमारी इकोनॉमी रिसेशन में होती है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। इस टाइम में हर कंट्री के अंदर जब वो रिसेशन के टाइम में होती है वहां अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी रिसेशन में होगी तो वहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो उसका असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम होगा तो उससे फर्दर सैलरीज कम होंगी और फर्दर सैलरीज कम होंगी तो फिर प्रॉब्लम। इसीलिए ये चलता चला जाता है। जरा पर गवर्नमेंट जब यहाँ तक आ जाती है तो गवर्नमेंट मेजर लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं मनी को, फिस्कल पॉलिसी वगैरह से, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करते हैं ताकि इकोनॉमी फिर ऊपर चली जाए, वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इस वक्त तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, लेकिन इस रिसेशन के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है या हमारे डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बड़ा रीजन है जिससे हमारा टोटल कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो छोटी वीडियो है और आसान है, सिर्फ आपने कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिए तो आप अपने आप इसको लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।